पाकिस्तान पर एक नई मुसीबत आने वाली 24 घंटों के अंदर, और इस मुसीबत का कौन कौन शिकार होगा ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इंडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सेम पेज पे आ गए आज। और ये कौन सा सेम पेज है, कैसा सेम पेज है, और दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा मोहब्बत कैसे डेवलप होगी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फील्ड मार्शल ने आज चाइना में पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया, कैसे ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि वहाँ किस किस्म के हथियारों की नुमाइश हुई और उससे अमेरिका के अंदर क्या अफेक्ट हुआ, ये हम पूरी डिटेल आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि रूस और चाइना ने दोनों ने मिल के ये ऐलान कर दिया है कि इंसानी एज 150 साल हो जाएगी और हो सकता है इंसान अमर हो जाए, यानी कि फौत ही ना हो। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका जिक्र चाइना और रशिया दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ दो पब्लिक मैसेजेस आज हम आपको देंगे। एक फैसल ईदी साहब की तरफ से कि उनकी एक गाड़ी थी जो रेस्क्यू के लिए मंगवाई गई थी, वो उसके साथ क्या हुआ, कस्टम डिपार्टमेंट ने किस तरह उसको फरोख्त कर दिया। और इसके साथ साथ जो अमदादी सामान वो पहाड़ से मंगवाते हैं उनके साथ क्या होता है। और इसके साथ साथ ड्रैप का एक छोटा सा इशू है, वहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है और मसलसल 2023 से हो रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। आखिर क्या रास्ते के अंदर रुकावट है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट ऑफ ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया, आप इस लिंक पर क्लिक करके वो हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, हमारी जो सबसे पहली टॉप स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान की मुसीबतों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। मूनसून का 9वां स्पेल स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस बार जो स्पेल आया है वो बहुत ही डिफरेंट है। जो तबाही के इलाके हैं वो भी डिफरेंट हैं। आपको ये तो बताएंगे, ये साथ ये बताएंगे अभी तक कितना नुकसान हो चुका है। ये एक डिटेल स्टोरी है, जानिएगा जावेद चौधरी साहब से। अब देखें, ये मुसीबत है और ये बढ़ती चली जा रही है। 14 अगस्त भी इसी मुसीबत के अंदर आया, बल्कि उससे पहले आप देख लो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अचानक क्लाउड बर्स्ट हुए और वहाँ पे बेइंतहा तबाही आई। इतनी ज़्यादा तबाही कि खैबर पख्तूनख्वा क्या पूरे पाकिस्तान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी तबाही होगी। पूरी पूरी आबादी वाइप आउट हो गई वहाँ से, यानी गांव था मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। और उसके बाद अभी हम वहाँ से नहीं संभले थे कि इस साइड से इंडिया से फिर सैलाब आने शुरू हो गए और जो पंजाब के अंदर तबाही आई है वो आपके सामने। यानी इस वक्त तक तकरीबन 33 लाख जो प्रॉपर रकबा है वो सारे का सारा ज़ेर आब है। और 3400 देहात ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और इतना ज़्यादा नुकसान इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लो इसका। फिर इसके साथ साथ जो माल मवेशी हैं वो तकरीबन 12 लाख के करीब वो भी डिस्प्लेस हुए हैं, लेकिन उनको रिकवर किया, फिर मुख्तलिफ जगहों पर रखा भी गया। स्टेट ने बड़ा वैसे कमाल किया, 43 लोग अब तक फोत हो चुके हैं। वो ये भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड देखें इस सारे सैलाब का तो फिर उसमें हलाकतें इतनी नहीं हैं। ये मेरा ख्याल है हमें क्रेडिट देना पड़ेगा गवर्नमेंट पंजाब को और तमाम गवर्नमेंट को कि उन्होंने लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और ज्यादातर जो और हलाकतें हुई हैं वो मकान गिरने से हुई। मकान गिरने से, कच्चे मकान, छोटे मकान जो होते हैं ना, वो गिरने से लोगों की हलाकतें हुई हैं। और दूसरा, इन इलाकों में जहाँ पे पानी है वहाँ से लोगों ने निकलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब इससे जो अंदाज़ा हो रहा है वो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है 33 लाख लोग जो है मुतासर हुए हैं, इसमें मुतासरीन हैं। और बड़े ह्यूज रकबे के ऊपर फसलें जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई, चारे की फसलें ख़त्म हो गई, गन्ना ख़त्म हो गया। फिर उसके साथ साथ मकई की फसलें हैं वो बर्बाद हुई हुई हैं। चावल की। चावल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि सारा चावल का जो इलाका है उसके ऊपर पानी फिर गया। और जानवरों को ज़ाहिर है उनके चारे के लिए बहुत बड़ा मसला है। वंडा बहुत ज़्यादा महंगा है और किसी और जगह से अगर चारा वहाँ पे पहुँचाया जाए तो वो पहुँचाया जा नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त तो रेस्क्यू करना लोगों को बहुत बड़ा मसला चौधरी है। साहब, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि जानवरों का चारा या वंडा हमने महंगा कर दिया इसलिए कि लोग मुसीबत में उन्होंने खरीदना मुसीबत है। वो भी है, लेकिन दूसरा ये है कि जिन लोगों के जानवर हैं उनको भी कोई एहसास करना चाहिए था। हर साल यहाँ पे सैलाब होता है, कौन सा पहली मरतबा सैलाब आया है कि अचानक आ गया है, कोई बारिश आ गई है और किस तरफ से जल्जला आ गया। ये आफत है और ये यहाँ पे हज़ारों साल से आ रही है और यही रूट्स हैं दरियाओं के। तो उन लोगों को भी एहसास करना चाहिए कि वो कम अज़ कम अपने चारा जो है, खुश्क चारा है, उसकी अलग बंदोबस्त कर लें। अगर वो सर्दियों के लिए बंदोबस्त करते हैं तो सैलाब के अंदर भी तो उनको बंदोबस्त करना चाहिए था। फिर दूसरा ये है कि छतों के ऊपर चूल्हे बना लें, जो पारमर कह रहा हूँ।
वहाँ पे एक स्टोर रूम बना दें जिसके अंदर अपनी चादरें रख लें, अपनी मच्छरदानियाँ रख लें, वहाँ पे थोड़ा सा खुश्क राशन वहाँ पे रख लें, पानी को फिल्टर करने का तरीका रख लें। जब हर साल यहाँ पे सैलाब आ रहा है तो ये लोग अपना बंदोबस्त क्यों नहीं करते? कोई जो हवा की ट्यूब्स होती हैं जिसके साथ बंदा अपने आप को बचा सकता है, वो क्यों नहीं बंदोबस्त करते हैं? कश्तियाँ दो चार लोग मिल के रख लिया करें, बना लिया करें, गवर्नमेंट से सस्ती कश्तियाँ लें, अपनी बना लें। तो जब ये बंदोबस्त हो सकते हैं तो लोग क्यों नहीं करते उसका? तो लोग भी तो जिम्मेदार है इसका। गवर्नमेंट को हम रोते पीटते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों का ज़्यादा कसूर है इसके अंदर कि दरिया के किनारे पे रहते हैं आप और फिर आप बंदोबस्त नहीं कर रहे। अब ये जो है स्पेल अगर नौवां आएगा, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि इसके साथ फिर 4 और 5 सितंबर को पंजनौत पे पानी इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद फिर वो सिंध के अंदर दाखिल हो जाएगा। सिंध के अंदर बड़ी तबाही का अंदेशा है, कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, ये ज़हन में रखना, कच्चे में बड़ी तबाही आएगी। ठीक है। पहले ही बहुत तबाहियां आती हैं वहां पे, अब तो बहुत ज्यादा आएंगी। तो हो सकता ये है स्पेल कच्चे अब के डाकू 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 6 सितंबर से 4 और 5 को तो पंजनत पे आ रहा है पानी, हाँ वहां जी। से निकलेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी तैयारियां की है, वैसे हमें मानना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी हैं और चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे इलाकों के अंदर अपने मिनिस्टर्स भिजवाए हैं जो वहाँ पे बैठ के सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये नवा स्पेल आ जाता है, ये लास्ट होगा स्पेल, लेकिन ये खतरनाक बहुत होगा। तो 24 से 48 घंटे बहुत ही खतरनाक है और ये जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध को ज़्यादा हिट करेगा इस मरतबा। ठीक है, ठीक है। चलो सब चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जी। इस दफ़ा जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो नाकाबिले यकीन है। हमारे बहसो मुबाहिसे या हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, बड़े डिफरेंट किस्म के, एक दूसरे से झगड़ते फिर रहे हैं। फलाने ने ये कह दिया, किसी का कोर्ट केस चल रहा है जी कि फलाने को बीमारी है, फलाने को जहर दे दिया, पता नहीं हम कहाँ को मतलब जा रहे होते हैं, हमारे कोई सर पैर नहीं होता हमारे किसी भी इशू का। लेकिन अब हम आपको बताएंगे जी कि दुनिया क्या सोच रही है। जो बड़े ममालिक हैं उनके सदूर जब आपस में चलते हुए कॉरिडोर में डिस्कशन भी करते हैं तो वो बातें क्या करते हैं, किस किस्म की टेक्नोलॉजीज दुनिया में डेवलप हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान इस दुनिया में बहुत लंबा अरसा तक जिंदा रह सकेगा। ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे और बताएंगे जावेद चॉइस। अब ये चाइना में कल परेड हो रही थी और उस वक्त जब चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट जा रहे थे पोडियम की तरफ, तो रास्ते में उन्होंने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना शुरू की। ज़ाहिर है दरमियान में इंटरप्रेटर था और जो प्यूटन थे उन्होंने बताया कि इंसान तो 150 साल तक ज़िंदा रह सकेगा, अब हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है और ये जो अज़ा की पेवंदकारी हो रही है इससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि एक ही जो शख्स फौत हो जाता है उसके अज़ा दूसरे बंदे को लगा दिए जाते हैं, तो उससे उसकी एज बढ़ रही है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो एक वक्त आएगा इंसान अमर हो जाएगा, इंसान मरेगा ही नहीं और वो ज़िंदा रहेगा, पता नहीं कब तक ज़िंदा रहेगा। साथ जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है वो उनको तस्लीम भी कर रहे थे कि बाकी ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई और ये गुफ्तगू जो थी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली थी, कैमरे की रेंज में आ गई थी और उसके बाद पूरी चाइना ने सुना और उसके बाद पूरी दुनिया ने सुना। फिर वहाँ इस खबर को ज़ाहिर है फिर गेयर अप किया गया, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है और करोड़ों की तादाद में 40 करोड़ तो शाम के वक्त हो गए थे जिन लोगों ने इसको, और जो लाइव देखा गया वो कहते हैं 1.9 बिलियन लोग थे जिन्होंने इसे लाइव सुना था और उसके बाद जब ये खबर रिलीज हुई तो 40 करोड़ लोगों तक ये पहुंच गई। अब सुबह तक हो सकता है ये 1 अरब तक ये खबर पहुंच जाए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी नई है? बिल्कुल नई नहीं है, क्योंकि इंसान ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है और जो पेवंदकारी है ना अज़ा की, ये वाकई बड़ा कमाल था। सबसे पहले गुर्दा जो था उसको पेवंद करना शुरू किया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था और गुर्दे को पेवंद इसलिए किया जाता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक कैपेसिटी रखी है। मतलब 2 गुर्दे होते हैं इंसान के, आपके भी 2 ही होंगे यकीनन। नहीं, 3 है। अच्छा तो दो गुर्दे इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने तीसरे गुर्दे की जगह रखी हुई है इंसान के बॉडी के अंदर और जब वो तीसरा गुर्दा वहां पे लगाया जाता है तो प्रॉपर एक जगह मौजूद है। यानी कुदरत को पता था कि कभी एक वक्त आएगा कि इंसान को पेवंदकारी की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये होता है कि पुराना गुर्दा आप निकाल दें और उसकी जगह नया फिट कर दें, जो ज़ाहिर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसके बजाय आप पुराना अगर डेड कर देते हैं या उसको निकाल भी देते हैं तो तीसरे की गुंजाइश है जहाँ पे वो फिट हो जाता है तो बॉडी सब के दिमाग अंदर। भी हो सकता है, कोई जगह है। आने वाले दिनों में आ जाएगा दिमाग, मोदी मुझे को लगता है कि चाहिए। आपको जरूरत पड़ेगी इसके। मोदी को चाहिए, वो पहले गया। तो इसके बाद फिर ये पेवंदकारी, फिर जिगर की पेवंदकारी जो बहुत खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह सिरोसिस हो जाता है लोगों को, फिर कैंसर होता है बहुत ज़्यादा, फिर हाइपेटाइटिस सी जो बहुत बड़ा खौफनाक एक मर्ज़ है वो पूरे जिगर को गला के रख देता है। जिगर का मसला ये होता है कि ये बड़ा लायल ऑर्गन है इंसान का
اگر 16% بھی یہ کام کر رہا ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا جگر خراب ہے. اچھا. اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پوٹینشیل رکھا. اور دوسرا یہ شاید ان 1-2 اعضاء کے اندر ہے پوری باڈی کے اندر کہ جو دوبارہ گرو کر جاتے ہیں. جب ان کی پیوند کاری ہوتی ہے تو ایک ڈونر ہوتا ہے, اس کا آدھا لیور کاٹ کے دوسرے بندے کو لگا دیا جاتا ہے. تو جس کو لگایا جاتا ہے اس کا بھی گرو کر کے مکمل ہو جاتا ہے, اور جس کا لگایا جاتا ہے اس کا بھی گرو کر کے بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے, یہ اس کا کمال ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پورے کا پورا لیور خرید بھی لیتے ہیں. مثلا امریکہ میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں, اور انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے $18 لاکھ کا لیور پورا خرید لیا تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہوا تھا, پیمنٹ انہوں نے کی ہوئی تھی. ایکسیڈنٹ میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا پورا لیور جو تھا ان کے ساتھ میچ کر گیا, تو پورا لیور ان کو مل گیا. لیکن وہ $18 لاکھ چاہیے اس کے لیے, بہت بڑا. $8 لاکھ تو صرف لیور لگانے والے ڈاکٹر نے وصول کیا تھا. تو یہ بڑا مہنگا ہے, لیکن امیر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس طرح آنکھیں ریپلیس کرنا, یہ تو کارنیا, یہ بہت پرانا ہے کہ کارنیا تبدیل کر دیا جاتا ہے, وہ ہے. پھر اب سکن جو ہے وہ بن گئی ہے لیبارٹری کے اندر, یعنی پوری سکن لیبارٹری کے اندر بنا کے لوگوں کے فیس کے اوپر, لوگوں کے جسم کے اوپر لگا دی جاتی ہے. خون جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر بنا لیا گیا ہے, آپ کو اپنی مرضی کا خون مل جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی ہیومن کو تکلیف دیں. اب یہ نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہوئی ہے. تو 150 سال تو چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی صدی میں اچیو ہونے 150 ویسے آلریڈی ہے, 145 سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے ویسے بھی, ویسے نارملی بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن آرگنز ہیں 145 سال کے لیے بنے ہوئے ہیں. مثلا یہی ہے نا, ایک آدمی 80 سال کی عمر میں فوت ہوتا ہے, لیکن اس کے گردے پھر کام آ جاتے ہیں کسی کو, اس کا دل پھر کسی کے کام آ جاتا ہے, اس کے پھیپھڑے پھر کسی کو کام آ جاتے ہیں, اس کا لیور پھر کسی کے کام آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعضاء کی عمر زیادہ ہے. یعنی ہماری جو طبی عمر ہے اس سے زیادہ ہمارے اعضاء کی عمر, اسی لیے لگتے ہیں نا کسی اور کو. اگر وہ اپنی طبی عمر گزار چکے ہیں اور اب وہ کسی اور کے کام نہیں آ سکتے, اس باڈی کے کام نہیں آ سکتے, تو کسی اور کو بھی نہ لگے. کیونکہ بعض اوقات ڈیتھ جو ہے وہ تو کسی ایک آرگن کے فیل ہونے سے ہوتی ہے نا, کسی ڈیتھ کی کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ انسان کیوں مرتا ہے اور کیسے مرتا ہے. آج تک کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی اس کی. بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے, برین کے اندر کوئی کلاٹ ہو جاتا ہے. اب یہ برین کی سرجری جو ہے نا اس طرف انسان جا رہا ہے, اور بڑی تیزی سے. اور پچھلے دنوں بلکہ ایک بڑی زبردست قسم کی سرجری ہوئی, اور وہ کامیاب بھی ہوئی. وہ یہ تھا کہ ہیڈ چینج کر دیا گیا تھا ایک بندے کا, پورا یہاں سے کاٹ کے یہ پورے کا پورا سر جو ہے گردن کے بعد یہ کسی اور کے اوپر فٹ کر دیا گیا. بندہ سروائیو کر گیا, کوئی 1-2 دن تک وہ زندہ بھی رہا, اور اس کے بعد دوبارہ وہ فوت ہو گیا. لیکن اس نے باقاعدہ رسپانس کیا, اور مکمل طور پہ اس کے جسم نے اس کو مطلب انیشیلی یہ کامیاب ہے, آگے جا کے مزید یہ ہو سکتا ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ایک گردن جو ہے وہ آپ کو اتار کے کسی اور بندے کی دھڑ کے اوپر فٹ کرنا, یہ واقعی بڑا کمال تھا, اور یہ ہوا ہے دنیا میں. پھر ایک اور آج سے 5-7 سال پہلے ایک آپریشن ہوا تھا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. تو وہ یہ تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, اس کی ہارٹ سرجری ہوئی. اچھا, ہاں, اس کی ہارٹ سرجری ہوئی, اور اس نے کمال ہی کر دیا. یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے, ابھی وہ ڈیلیور نہیں ہوا, اس کا ہارٹ جو ہے وہ خراب ہے, اور اس کو سرجری کر کے اس بچے کی, اس کے ہارٹ کی سرجری کر کے اس کو وہاں پہ سی دیا گیا, اور اس کے بعد بچہ نارمل ڈیلیور ہوا اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا کمال ہے. تو انسان نے بڑا کمال کیا ہوا ہے. ویسے تو اگر آپ قرب قیامت کی نشانیاں پڑھیں تو اس کے اندر دجال کا ذکر ہے, اور دجال کا ذکر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے پوچھا کہ دجال کیا کر سکے گا, انہوں نے کہا جی دجال لوگوں کو زندگی دے سکے گا. ایک بندہ آئے گا اور ان سے کہے گا جی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا تو اسے دوبارہ زندہ کر دیں, وہ دوبارہ زندہ کر دے گا. پھر وہ باقاعدہ پوری عمر گزار کے پھر فوت ہوگا, پھر بندہ کہے گا جی اسے دوبارہ زندہ کر دے, پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا. تیسری مرتبہ نہیں کر سکے گا وہ. اچھا, تو 2 زندگیاں تو دجال جو ہے اس کے پاس بھی ہوں گی پاور کے, وہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکے. تو یہ میرا خیال ہے میڈیکل سائنس ایک بہت بڑا دجال ہے جس طرف ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ بایو ٹیکنالوجی اس کو کہتے ہیں. ویسے تو آپ اگر پراپر ہیلتھ کا خیال رکھیں تو 100 سال تک تو زندگی اب نارمل ہے. امریکہ کے اندر تو اب 100 سال تک بہت لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر 100 سال سے زائد جو لوگ اس وقت حیات ہیں وہ جاپان ہے. جاپان کے اندر کوئی 65,000 لوگ ہیں جن کی عمریں اس وقت 100 سال سے زیادہ, سارے ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے. پھر بلو زونز ہیں دنیا کے اندر 5 ہیں, ان کے اندر ہر آدمی کی جو لائف ہے وہ 100 سال سے زیادہ ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے. تو دنیا میں یہ امپاسبل نہیں ہے, بلکہ ایک بندہ ہے, لڑکا ہے جو باقاعدہ تجربہ کر رہا ہے. وہ تجربہ کر رہا ہے, اور اس کا کلیم ہے کہ میں امر ہو جاؤں گا. وہ اس طرح ہے کہ مثلا 1 سال ہوتا ہے 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 1 سال میں 365 دن گزارتے ہیں, یا ہم 1 سال میں 2 سال کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں.
यानी आपने 1 साल गुजारा लेकिन आपके जिस्म के ऊपर जो इफेक्ट है वो 2 साल का हुआ है। और कुछ लोग इसको स्लो डाउन कर लेते हैं, स्लो डाउन इस तरह कर लेते हैं कि वो 1 साल जो है उसके अंदर सिर्फ उनकी उम्र 6 महीने बढ़ती है, यानी उन्हें साल गुजारा लेकिन जो उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट है वो सिर्फ 6 महीने का। तो ये जो लड़का है इसने पूरा मैकेनिज्म क्रिएट करके अब ये सिर्फ 3 महीने यानी पूरा साल गुजारता है लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर सिर्फ 3 महीने इफेक्ट होता है और ये उसको पीछे ले जाता जा रहा है। ठीक है। और इसकी पूरी कोशिश है कि पूरा साल गुजर जाए लेकिन उसकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो। और अगर ये कामयाब हो गया तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस है, फूड कॉन्शियस है और उसके जरिए सब कुछ कर रहा है। तो ये 145 साल या 150 साल अब कोई बहुत बड़ी गेम नहीं रही। अब मेडिकल के बगैर भी आप ये कर सकते हैं। देखिए पेवतकारी बहुत बड़ा कमाल है। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखी, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वाली। आप ये देखें जी कि उनके सदूर या क्या डिस्कस कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या डेवलप हो रही है, कितना तो हम आराम से अचीव कर लेंगे, आगे हमने कहाँ तक जाना है और हमारे प्रॉब्लम्स आप देख लें कि हम क्या डिस्कस करते होते हैं। चलें जी नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जी फील्ड मार्शल साहब के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को सरप्राइज करके रख दिया, हैरान करके रख दिया और शरीकों को आग लग गई। शरीक हमारे कौन है? मोदी और इंडिया साहब। ठीक है जी, उन्हें क्या हो रहा है जी कि वहां पे कि ये कैसे हो गया, ये इन्होंने किस तरह से कर लिया, ये डिस्कशन हो रही हैं। और दूसरा उन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर से बड़ी तकलीफ हो रही है। ये एक पूरी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे, जनरेट हुई है चाइना से, सुनेंगे आप हमसे। अब फील्ड मार्शल जो है सारे वो आर्मी चीफ हैं और वहाँ पे सिर्फ हेड ऑफ स्टेट्स को तलब किया गया था, बुलाया गया था, दावत दी गई थी, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ से दावत दी गई थी। 26 हेड ऑफ स्टेट्स थे, उसमें सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। और अचानक फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे आए और परेड में आ गए और उनकी बड़ी सरप्राइज एंट्री थी जो ज़ाहिर है जिसने सबको हैरान कर दिया। 26 के 26 ममालिक के सरबराहान को हैरान कर दिया। और पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो अचानक आएंगे और फिर चाइनीज़ उनको इतना प्रोटोकॉल भी देंगे। तो वो आए बड़े प्रोटोकॉल के साथ और CNN ने फिर इसकी खबर दी कि देखें जी वो जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पहुँच गए और चाइनीज़ ने अपने बाजू खोल के उनका इस्तकबाल भी किया और उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। तो ये बड़ी खबर थी और इसने सरप्राइज़ कर दिया पूरी दुनिया को कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं। और साथ जो इंडिया कॉर्नर हुआ है उस बात पे ज़्यादा लोगों का माथा ठनका है कि इंडिया को फ़र्क कर दिया इन्होंने और पाकिस्तान और चाइना दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। और कल की जो परेड थी उसके अंदर कई चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि एक हाई पावर लेज़र टेक्नोलॉजी हम वैसे दिन को भी बता चुके हैं और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ड्रोन किलर है। यानी ड्रोन्स को मारने के लिए पहले जो मिसाइल चलाना पड़ता था वो $2 मिलियन का था। इसलिए जब पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स का अटैक हुआ इंडिया की तरफ से तो हमने 1-2 को इंटरसेप्ट किया लेकिन उसके बाद फिर हमने उनको सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क तोड़ा उनका। तो वो बिल्कुल ऐसे जो होते हैं ना अनगाइडेड डक्स की तरह आसमान के ऊपर ऐसे गर्दिश करते रहे, जब उनकी बैटरियां खत्म हुई तो नीचे गिर गए। 1-2 को हिट किया हमने जो ज़्यादा डेंजरस हो रहे थे और उसका जो ज़ाहिर है फिर कीमत बहुत अदा करनी पड़ती है। सेम इसी तरह जब ब्रह्मोस उनकी तरफ से आए थे और नूर खान के ऊपर आए थे तो 2 को इंटरसेप्ट किया था पाकिस्तान ने। और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है जब हम सबको इंटरसेप्ट करते हैं तो बहुत पैसा खर्च होता है और जो सब इंटरसेप्ट करने से पता चल जाता है डिफेंस सिस्टम कहाँ पे, डिफेंस सिस्टम के लोकेशन पता फिर चल उसके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक फिर आपने इंटरसेप्ट करके वहाँ से अपने आप को गायब करना होता है। तो ये अब ये नई टेक्नोलॉजी चाइना ने इंट्रोड्यूस करवा दी। वो लेज़र के ज़रिए जो ड्रोन्स होंगे उनको वहीं से फ़िज़ा पे मार देंगे और ये ज़ाहिर बड़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है उसके मुकाबले में और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये किसी और के पास नहीं है। फिर J-35 जो है वो उसकी नुमाइश हो गई है और J-20S पहले ही है, वो भी उसकी नुमाइश तो पहले ही पूरी दुनिया देख ली है। स्टेल्थ फाइटर जो है J-35 वो चाइना ले आया साथ। फिर KJ-600 जो है वो रेडार और एवेक्स सिस्टम है वो इन्होंने मुतारफ़ करवा दी है। ICBM जो हम दिन को बता चुके हैं कि एक बर-ए-आज़म से दूसरे बर-ए-आज़म हिट कर सकता है, चाइना से उड़ेगा और अमेरिका की कोई स्टेट ऐसी नहीं है जो इससे महफूज रह सके। 20,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर की रेंज है। 20,000 किलोमीटर दुनिया की रेंज है, याद रखिएगा। इस पूरी दुनिया अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाएंगे तो 20,000 किलोमीटर। ओके, कुछ भी हिट कर सकते, कुछ भी इसमें आप एक साइड से लेकर दूसरी साइड पर पूरी दुनिया को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत बड़ा ये एक मिसाइल सिस्टम है। फिर HQ-29 उन्होंने मुतारफ़ करवा दिया। पाकिस्तान के पास HQ-9 है और वो भी एक है, अभी ये ज़हन में रखे, और हम HQ-19 लेना चाहते हैं जबकि चाइना ने HQ-29 मुतारफ़ करवा दिया दुनिया में। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है बड़ा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी बुनियाद पे कल से ये बहस चल रही है कि अगली ये जो सदी है ये मशरक़ की सदी है, ईस्ट की सदी है और ये चाइना की सदी है। चाइना ने दुनिया को साबित कर देना है कि आई एम द सुपर पावर और अल्टीमेटली अमेरिका को और पूरे वेस्ट को मानना पड़ेगा। और दूसरा ये जो एक एनेक्सिस क्रिएट हो रहा है उससे ज़ाहिर जो अमेरिकन है बहुत परेशान है कि रशिया चाइना के साथ मिल गया
दोनों बड़ी पावर्स हैं। रशिया के पास रिसोर्सेज भी बहुत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, चाइना के पास भी रिसोर्सेज बहुत हैं, टेक्नोलॉजी बहुत है, और उन्होंने मत मार के रख देनी है। और साथ उन्होंने वो जो नॉर्थ कोरियन को ले उससे ज़्यादा हो गया। बल्कि कल हमने एक स्टोरी दी थी कि उसकी जहाँ पे बैठता है उसकी कुर्सियाँ साफ़ की जाती, तो बाद में दोबारा एक जगह पे बैठा है, वो दोबारा वहाँ पे सफाई हुई है। और ऐसा लगता है कि उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है कि दुनिया को पता ना चले कि किम जोंग के जो फिंगरप्रिंट्स है वो है क्या, पता नहीं कुछ स्पेशल फिंगरप्रिंट्स होंगे, या उनका ख्याल ये है कि अगर इसको कॉपी कर लिया गया तो हो सकता है कि ये नॉर्थ कोरिया के लिए नुकसानदेह हो। ठीक तो है। जहाँ वो बैठता है, जिधर वो जाता है, साथ ही पूरा एक स्क्वाड है जो कुर्सी को साफ करता है, फिर वहाँ पे जिस जिस चीज़ को हाथ लगाता है, मेरे ख्याल लोग नोट करते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ है, उसको फिर बाकायदा साफ किया जाता है। चौधरी साहब, आपने एक बात नोट की है कि पाकिस्तान इंडिया की जंग ने पूरी डायनामिक्स दुनिया के चेंज करके रख दिए। चाइना वही है, चाइना इससे पहले भी परेड्स करता था, इससे पहले भी उनकी सेलिब्रेशंस होती थी, लेकिन इतना फोकस चाइना कभी नहीं हुआ था। कभी ऐसे नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया की नजरें हो, अमेरिका की नजरें हो, रशिया की नजरें हो। हम वैसे एडवर्टाइजिंग कंपनी साबित हुए हैं चाइना के लिए, अब लोगों हमने की मार्केटिंग की है चाइना की, मार्केटिंग की, अब पूरी उनकी वार दुनिया देख रही है टेक्नोलॉजी चाइना कहां पहुंचा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमने चाइना की मार्केटिंग आप वाली बात इतनी कर दी इतनी कर तो दी। दुनिया जेटन जो आम सा जहाज जो जेटन से कि चाइना को बहरहाल मुतारफ करवाया, और इसीलिए जब फील्ड मार्शल वहाँ पे जाते हैं तो पूरा चाइना खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजाता है, ठीक है, क्योंकि हम फ्री एडवर्टाइजर साबित हुए हैं चाइना के लिए। बिल्कुल ठीक है। चल, अब ये इंडिया और पाकिस्तान की इंडिया और पीटीआई की तरफ आते हैं सेम पेज। वो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट था, रशिया का प्रेसिडेंट था, चाइना का प्रेसिडेंट था, और चौथे नंबर पे वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे। अगर आप लाइन में देखें तो चौथे नंबर पे मियाँ शहबाज शरीफ आ रहे हैं। 26 मुल्क थे वहाँ पे, और जो पाकिस्तान को चाइनीज़ ने इज्जत दी है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने, और साथ साथ रखा गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को हर जगह पे। तो इंडिया जो है वो इसको क्लेम कर रहा है कि जी वैसे ही आगे थे, वो तो 3 मुल्क थे, चाइना था, नॉर्थ कोरिया था और रशिया था, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वैसे घुस जाता, तो वैसे कैसे घुसते हैं भाई? और अगर वैसे घुसना इतना आसान है तो मोदी साहब भी घुस जाते, या जयशंकर साहब को छोड़ जाते सांप को घुसने के लिए, तो अच्छा, ये जयशंकर नहीं जा एक अलग सकते। कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जयशंकर को साथ लेके ही नहीं लेकिन गया। नहीं, पहली मरतबा ऐसा हुआ सर, मेरा ख्याल है जयशंकर का वक्त पूरा हो गया, मुझे लगता है लग रहा है कुर्बानी उसी की दी कुर्बानी जाएगी। की दी जाएगी। तो अब इंडिया बहुत प्रोपेगेंडा कर रहा है जी कि पाकिस्तान वैसे मामा बन रहा है, और उसको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, या बुलाया नहीं गया था, या उसको अहमियत नहीं दी गई। इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, और ऐसे ही बिला वजह ये मुंह उठा के घूमते फिरते रहते हैं। तो वो सवाल फिर वही है कि आप भी घूम फिर लेते यार, अगर इतना आसान काम था। और पीटीआई जो है उनके जो लोग हैं वो भी यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी देखें जी शहबाज शरीफ साहब बड़े शोधे हैं, और हर जगह पे तस्वीर खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हैं, और इस टाइप की बातें की जा रही हैं। देखो यार, कमाल है वैसे। सेम पेज है। सेम पेज है। अब आप क्या कहेंगे पीटीआई के बारे में, कोई दो जुमले कहेंगे चौधरी साहब? कैसी पार्टी? मैं फिर ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो है ना पॉपुलर लीडर हैं, और पार्टियां बड़ी मुश्किल से बनती हैं, पार्टियों को डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमाकतें होती है सियासी, सारे करते रहते हैं, बाकी सब ने भी किए हैं, इन्होंने भी कर लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, ये वक्त होता है, यही पीटीआई का वक्त था कुछ अर्सा पहले, ये हमारी फौज को और फील्ड मार्शल को क्या कुछ नहीं कहते थे, और जब अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो पूरी दुनिया सामने झुकी, और वो सब देख रहे हैं। ये इज्जत तो सब अल्लाह के ही लिए देता, सबक है। अल्लाह ही इज्जत देता। अल्लाह इज्जत देता है, इन्हें भी मिली थी, काबू करना चाहिए था, उसकी वजह अब वो लुटा दी। दो पब्लिक मैसेजेस की तरफ। दो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो है जी हमारा ईदी फाउंडेशन के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जी फलाही काम करना भी सजा बन चुका है। कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ क्या होगा, ये डिटेल से स्टोरी बताएंगे ईदी फाउंडेशन की। अब फैसल ईदी साहब जो इस वक्त ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं, उन्होंने कल हमारे शो में 2 इंकशाफात किए। उन्होंने कहा जी हमने एक गाड़ी मंगवाई थी, 2 करोड़ रुपए की थी, 4 व्हीलर थी, और उसके ऊपर टैक्स बड़ा लगाया, हमें वो दी नहीं, और फिर उसको नीलाम भी कर दिया हमारी रजामंदी के बगैर, जबकि हम अदालत में गए हुए थे, और अदालत का फैसला अभी आना था, उससे पहले ही इन्होंने उसको नीलाम कर दिया 75 लाख रुपए में। बल्कि उन्होंने कहा कि उसे कस्टम का जो 1% था वो ले गया 75 लाख रुपए में। और हमारा मुतालबा है कि हमें चलो कम से कम वो पैसे वापस कर दें आप, हमारे जो ईदी फाउंडेशन के हैं, लोगों के काम आएंगे वो। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो हम रिलीफ का सामान मंगवाते हैं फेडरल, उसके ऊपर भी 200% टैक्स वसूल करता है। कश्तियाँ मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स है, बाकी इक्विपमेंट मंगवाते हैं जो ज़ाहिर लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उसके ऊपर भी टैक्स है। तो कम से कम टैक्स को माफ़ कर दें, ताकि हम कश्तियाँ मंगवा के दे सकें, टेंट मंगवा के दे सकें, बाकी इक्विपमेंट जो ज़रूरत का है उसको मंगवा के दे सकें। गाड़ी मेरा ख्याल है इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि फैसल ईदी साहब की गाड़ी के साथ क्या हुआ, और साथ ये जो इमदादी सामान है उसको टैक्स फ्री होना चाहिए, हमारा ख्याल। ये हमारी तरफ से अपील है जी, जो इमदाद कर रहा है, जो मदद कर रहा है, उसकी तो मदद करें कम से कम। अब जी आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे जी। नेक्स्ट स्टोरी हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पाकिस्तान के निज़ाम के मुतल्लिक है।
اب یہ سٹوری اس طرح سے ہے جی کہ اشتہار جاری ہوتا ہے کسی کے متعلق، آپ لوگ میرے جیسے بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں اس کے، ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ ہمارا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا، اب انٹرویو ہونا ہے، جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ انٹرویو ملتوی ہو گیا اور وہ سالوں آگے چلا گیا، اگلا ٹیسٹ آتا ہے ہم وہ کلیئر کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جی پھر انٹرویو کال ہوا، اگلے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پھر ملتوی ہو گیا، وجوہات مختلف ہیں، یہ پوری سٹوری آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل سے جاوید چوئس۔ اب ڈریپ کے اندر کچھ انٹرویوز تھے اور کچھ ٹیسٹ تھے، اور یہ دسمبر 2023 میں یہ ٹیسٹ وغیرہ ہونا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا، ظاہر ہے جن لوگوں نے پڑھا، اور ہمارے ساتھ ایک خاتون نے رابطہ کیا، پوری فیملی نے، ایک بزرگ ہیں جو نیوی کے آفیسر رہے ہیں ریٹائر ہو کے، ان کی بیٹی ہے جس نے بی فارمیسی کیا ہوا ہے، اور اب ظاہر ہے وہ سروس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو 2023 میں انہوں نے اپلائی کیا، اور جب ٹیسٹ ہونا تھا تو ملتوی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ملتوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2024 میں دوبارہ اشتہار آیا، پھر باقاعدہ ٹیسٹ ہوا، ٹیسٹ ہونے کے بعد شارٹ لسٹ ہوئے لوگ، اب ان کا انٹرویوز ہونے تھے، لیکن 2025 تک وہ انٹرویو نہیں ہوئے، اور 2025 میں اب 2 اگست کو یہ انٹرویوز تھے، اچانک 30 جولائی کو پھر ان کو ملتوی کر دیا گیا، اور ملتوی کر کے انہوں نے کہا جی کہ اب دسمبر میں دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے اور پھر انٹرویوز ہوں گے، ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب 3 سال سے یہ مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، تو اب یہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، جب ان کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا تو یہ اوور ایج ہو چکے ہوں گے، اور یہ پھر نوکری کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، تو قصور اس کے اندر کس کا ہے؟ اگر آپ نے کسی شخص کو رکھنا ہے تو ایک ہی بار ٹیسٹ لے لیا کریں، فکس کریں اس کو، ڈیٹ کیوں تبدیل ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے جب منسٹر بدلتا ہے تو ساتھ ہی وہ سارے کا سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ کوٹا منسٹر سسٹم کی مصیبت ہے، کبھی کوئی اس پہ ریٹ کر دیتا ہے جی ہمارا کوٹا نہیں ہے، کبھی دوسرا ریٹ کر دیتا ہے، یہ ہمارا میرا نظام خیال ہے۔ ہاں میرا خیال ہے وہ کیونکہ اب ایم کیو ایم کے منسٹر ہیں، تو وہ شاید کراچی کے لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہ پہلی پنجاب کے، دفعہ ہی تو کر دے نا، پہلے سب مل ایک ہی کے دفعہ جب کر، جب سیٹیں بھیج رہے ہیں یا اشتہار دے رہے ہیں نہیں پہلی وہ دفعہ میں منسٹر کر لیں۔ آئے گا تو پتہ چلے گا نا، ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ جی چوہر صاحب، ٹوٹل 89 سیٹس ہیں، 445 کینڈیڈیٹ اس کے اندر فائنلائز ہوئے ہیں، اور سارے بیٹھے ہوئے اپنی ایج اوور کروا رہے ہیں، لیکن کسی کا مستقبل ابھی اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا چلو، ہے۔ ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا، لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔